हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो पर्वत और पहाड़ियों की जो पहली श्रृंखला देखी आप लोगों ने, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपकी एक समझ विकसित हो चुकी होगी कि पर्वतों की स्थिति कहाँ पर, स्थिति के आधार पर क्या क्या उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। और इसके साथ साथ जो भी जो संग्रह हैं पर्वतों के किन नामों से जाने जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और कितने क्षेत्रों में विस्तार है, इसके बारे में आप लोग जान पाए होंगे। अभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था वो स्थिति के आधार पर हम लोगों ने पर्वतों के क्लासिफिकेशन को देखा था। तो स्थिति के आधार पर मतलब स्थिति क्या है, पूरे विश्व में जो महाद्वीप जो है हमारे ग्लोब पर दो ही संरचनाएं पाई जाती हैं, दो ही उच्चावच आपको मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के जो प्रथम श्रेणी का जो पहला उच्चावच होता है स्थल है और दूसरे महासागर है। तो स्थलों पर जो पर्वत है इनके दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक तो तटों पर जो स्थित पर्वत जो है स्थल पे, और जो मध्य वाले हिस्से में स्थित पर्वत यानी आंतरिक पर्वत जिन्हें कहा जाता है। इनके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि महासागरों में स्थित जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो पर्वतों का क्लासिफिकेशन किया गया है। जो 5-6 प्रकार के पर्वत हैं हमारे, वो 5 प्रकार के पर्वतों का क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत के संदर्भ में, ठीक है। जिसमें से हम लोगों को इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं और साथ ही साथ गुम्बदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत यानी जिसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और मिश्रित पर्वत के बारे में आज हम लोगों को देखना है। साथ ही साथ हम लोगों को पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हुई हैं, हलचल हुई है, उनके संदर्भ में भी बहुत अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। चर्नियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल और जो है हर्सिनियन हलचल और अल्पाइन हलचल के बारे में भी हम लोग देखेंगे, आज समझेंगे, जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लोगों का जो कल लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था वलित पर्वतों के बारे में, ठीक है, फोल्डेबल माउंटेन के बारे में, और साथ ही साथ ब्लॉक पर्वत के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। अब इनके उदाहरण कहाँ पे विश्व में मिलते हैं उन पे आज चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। जो वलित पर्वत हैं, जो सबसे एक तरह से कहिए कि जो पास्ट जो रिसेंटली बीता है, वो सबसे आधुनिक पास्ट जो है, आधुनिक भूतकाल के जो पर्वत होते हैं वो वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, इसके बारे में जो सबसे आधुनिक, सबसे नया वलित पर्वत है और सबसे महत्वपूर्ण वलित पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत है, ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत भी है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। पहले हिमालय पर्वत जो है एशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई है, इसी की सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आपको जानना होगा, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मध्य यूरोप में स्थित जो है आल्प्स पर्वत जो आपका मिलता है, ठीक है, ये आपका वलित पर्वत ये भी है आपका। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, माउंट ब्लैक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस नाते बहुत बारीकी से यहाँ से अब इस जो सेकंड सीरीज जो आपको ये पहाड़ियों के आप पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी उपयोगी आपके लिए है और इसमें बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। तो कृपया इसको बहुत बारीकी से, ध्यान से, सीरियसली पढ़िएगा, जिससे आपके तथ्य याद भी हो जाए। दूसरा आप देखेंगे तो रॉकीज पर्वत है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका, इसकी जो उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो अलास्का वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पे मैकिनले वगैरह मिलता है, लेकिन ये अलास्का वाले हिस्से में न मिल करके ये मूल वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा। मतलब आपका अमेरिका का जो मूल हिस्सा है वहाँ पर आपको रॉकीज पर्वतमाला दिखेगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, दूसरे नंबर की मतलब यानी कि एंडीज के बाद रॉकीज़ है ना, अमेरिका के सेंस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो रॉकीज़ जो है उत्तरी अमेरिका की जो है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, रॉकीज़ पर्वत पूछता है कि मतलब सबसे ऊंची चोटी रॉकीज़ पर्वत की, एग्जाम में कई बार पूछा है, तो एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। और अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उत्तरी अमेरिका की मैकिनले है, ठीक है, जो अलास्का में पड़ती है, ठीक है। वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपको जो है यूराल, यानी कि रॉकीज़ भी आपके वलित पर्वत का उदाहरण हो गया। इसके अलावा यूराल है जो एशिया और यूरोप में स्थित है, ठीक है। और ये जो आपका पड़ता है यूराल पर्वत श्रेणी, एक तरह से कहिए यूरोप और एशिया के मध्य में बांटने का काम करता है, और ये रूस में पूरी तरह से पड़ता है, ठीक है। तो यूराल पर्वत श्रेणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, गोराने रोनाल्ड नायक के नाम से इसकी जो चोटी जानी जाती है, ये सबसे इसकी ऊंची चोटी है। अगली जो है अपलेशियन जो पर्वत श्रेणी है, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के किस हिस्से में पाई जाएगी? पूर्वी हिस्से में, ठीक है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, इसकी माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मिचेल, ठीक है।
तो ये आपका ये भी वलित पर्वत का ही उदाहरण आपको है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि कौन सा पर्वत किसका उदाहरण है, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ चोटी कौन सी है वह भी आप देखें। इसके अलावा तियानसान जो चोटी है पर्वत है वो आपका चीन में पड़ता है, ठीक है। और ये इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है जोगिंस चू कुसू करके है, इसकी जो चोटी है जोनिंग्स चो कुसू, ठीक है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, तियानसान जो पर्वत श्रेणी है उसकी। ये भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। ये चीन में पड़ता है और चीन एशिया का ही हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चीन में एक और चोटी है नानसान करके है, वो पर्वत श्रेणी है जो कि वलित पर्वत का ही उदाहरण है। इसके अलावा अगर देखेंगे एशिया के रूस वाले हिस्से में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे तो सयान जो है ये उसकी एक वलित पर्वत का उदाहरण ये भी है आपका। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे दूसरा, अगर रूस में दूसरा देखेंगे हम तो स्टेनोबाई, ठीक है, स्टेनोबाई के नाम से है, वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और साथ ही साथ एटलस जो देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका, ठीक है, सहारा मरुस्थल वाले हिस्से में उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत जो है ये भी वलित पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका के में देखेंगे एंडीज पर्वत श्रेणी, वह भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो ये वलित पर्वत के आपको एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम लोगों ने इसके बाद ब्लॉक पर्वतों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसे खंड पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्रंसोत पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अवरोधी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, खंड पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके 3-4 नामों से इसको फेमस है ये, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल उदाहरण कौन सा है आपको मिलेगा, तो वासजेस है जो फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। वासजेस कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ब्लॉक पर्वत के बारे में आपने क्या देखा था कि टेंशन तनाव के कारण से कुछ हिस्से दब जाते हैं, उठ जाते हैं, तो जो उठा वाला हिस्सा जो होता है वह ब्लॉक पर्वत के श्रेणी में आता है, बाकी हिस्से उसके दबे हुए होते हैं उससे, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जो जर्मनी में पड़ता है ये भी क्या है, ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत की यह भी, और सतपुरा, ये दोनों पर्वत जो आपके हैं ये किसके, ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण आपके हैं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत, इसमें से क्या हुआ, इसके ब्लॉक पर्वत में देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाकी हिस्से आप दब गए और ये हिस्सा उठ गया भ्रंश के कारण से, ठीक है। कौन सा, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, ठीक है। तो ये सब पर्वत श्रेणियाँ जो इसके लिए फेमस हैं। इसके अलावा देखेंगे सियरा नेवादा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। यूएसए का सियरा नेवादा ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण ही है। हार्ज पर्वत जो कि जर्मनी में पड़ता है, ठीक है, यह भी आपका किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण आपको है, ठीक है। और स्वेंजोरी जो है युगांडा में अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। रुवेंजोरी इसका नाम है, रुवेंजोरी जो है युगांडा में पड़ता है, अफ्रीका के रुवांडा में पड़ता है। तो इसमें ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया है। रुवेंजोरी जो है युगांडा पड़ता है, ये अफ्रीका में है। ये भी आपका क्या, ब्लॉक पर्वत के उदाहरणों में ही आते हैं, ठीक है। और इसके संदर्भ में आप देखेंगे ये तो आपका, तो वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत को जानने के बाद हम लोग अगले पर्वत की तरफ आ रहे हैं जिसे संग्रहित पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं, संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वत को संग्रहित पर्वत की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। जैसा इसके बारे में अगर देखेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये, इसका एक तरह से कहिए कि ये संग्रहित होने से बना हुआ पर्वत होता है, और यानी कि ये वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत की जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसका निर्माण क्या होता है, मलबा, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है तो उसके द्वारा निर्मित जो पर्वत होता है, तो खैर वो तो आपका उस पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आपका आ जाएगा इसी में। लेकिन आप देखेंगे गुम्बदाकार पर्वत की स्थिति में देखेंगे अवशिष्ट पर्वत की शक्तियों में आप इसमें मिलेगा आपको। लेकिन आपको संग्रहित पर्वत में मतलब यानी कि संग्रह हो जाए, कहीं पे मलबे किसी चीज़ का संग्रह होता चला जाए और फिर उसके कारण से निर्मित जो पर्वत होता है वो संग्रहित पर्वत की श्रेणी में आता है। निरंतर जमा होता रहने से निर्मित पर्वत को संग्रहित पर्वत की श्रेणी में जानते हैं। और ये संग्रहण कब का होगा, तो निश्चित तौर से ऐसी मिट्टी और कोई चीज़ संग्रहित होने से तो कोई चीज़ पर्वत बनेगी नहीं। पर्वत एक ऊँची संरचना है, लगभग 1 किलोमीटर ऊँची है, तो ये पर्वत होता क्या,
ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण से जो मैग्मा निकलता जाता है बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ज्वालामुखी जब पढ़ा था तो उसमें अम्लीय और क्षारीय पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें आप आधार देखेंगे तो कुछ ज्वालामुखी का जो आधार बनता है कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा गीला न होने के कारण से वो फैल नहीं पाता है और एक अपना मलबा उसका संग्रहित करता चला जाता है, तो वो संग्रहित पर्वत या कहिए ऐसे इसे ही ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत एक ही है, बात एक ही है। इसके उदाहरण जो आपको मिलेंगे शास्ता है, हुड है, रेनियर है, जो यूएसए के, ये महत्वपूर्ण आपके पर्वत वहाँ पे यूएसए के मिलेंगे। और फिर फिलीपींस में देखेंगे मेयान जो है, यह भी संग्रहित या वलित पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान का जो बहुत ही फेमस है, आपको पता भी होगा संभवतः, इसके बारे में जान लीजिए, ये भी आपका संग्रहित पर्वत या आपका ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी है इक्वेडोर का, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे वलित पर्वत का उदाहरण है, सॉरी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। मैक्सिको का पोपोकैटी पेटल जो है यह भी आपका ज्वालामुखी पर्वत ही है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अभी हम लोगों ने कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में लिखा भी है, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो फिर इसके विशुवियस है जो इटली का, वह भी आपका ज्वालामुखी पर्वत ही है। एकांकागुआ है जो चिली का, वह भी आपका ज्वालामुखी पर्वत ही है। किलिमंजारो अफ्रीका का, ये भी आपका है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में हम लोगों ने जिक्र कर रखा है। मोनोलोवा जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और जो क्षारीय लावा से निर्मित है, ठीक है। अम्लीय लावा, क्षारीय लावा मैंने बताया था, ठीक है। तो क्षारीय लावा जो है ज़्यादा दूर तक फैलाव नहीं कर पाता है, इस कारण से इसका मोनोलोवा भी हवाई द्वीप का जो है वो भी महत्वपूर्ण आपका ज्वालामुखी पर्वत ही है। फ्यूजियामा जापान के बारे में आपको बताया मैंने, अम्लीय है, ये अम्लीय लावा से निर्मित है, ये यहाँ भी ऊपर भी जिक्र हुआ था अभी इसके बारे में। फिर उसके बाद में म्यांमार में, एशिया में देखेंगे तो म्यांमार जो है आपको जिसे वर्मा पहले कहा जाता था, पोपावर्तन जो है ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है आपका। इटली का विशुवियस है, यूएसए का रेनियर है और तंजानिया का किलिमंजारो है, ये सब उसी के हैं। शास्ता अभी मैंने बात की यूएसए का जो पड़ता है, यह भी आपका ज्वालामुखी पर्वत के ही सारे उदाहरण आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी तरह के पर्वत, गुम्बदाकार पर्वत जो होता है, इसका क्या मतलब इसमें क्या क्या इसके उदाहरण कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो गुम्बदाकार पर्वत जो आपका होता है, ये आपका होता है कौन, जब पृथ्वी के धरातल के भाग में चाप के आकार का उभार हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के धरातल के भाग में चाप आकार में कोई उभार उठ सा हिस्सा जाता है, तो उसे गुम्बदाकार पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या कहा जाता है। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे यूएसए का ब्लैक हिल, ठीक है। ब्लैक हिल जो है यूएसए का, इसका अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। विंग हॉर्न्स जो है ये भी आपका गुम्बदाकार पर्वत का ही उदाहरण है। सिनसिनाती उभार जो है यह भी आपका उसी से ही आपका गुम्बदाकार पर्वत का ही उदाहरण है। और हेनरी पर्वत भी आपका इसका उदाहरण। इसके अलावा कुछ आपके हैं हेनरी पर्वत जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये यूएसए के यूटाह में स्थित है, ठीक है। कौन है, हेनरी पर्वत जो है यूएसए में स्थित है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और ब्लैक हिल्स है ये दक्षिणी डकोटा में स्थित पड़ता है आपका। और एक और भी है एडिया रॉकेट्स जो कि महत्वपूर्ण है न्यूयॉर्क के, यूएसए में, न्यूयॉर्क वाले हिस्से में, न्यूयॉर्क में पड़ता है। एडिरांडेक पर्वत जो है, एडिरांडेक जो पर्वत है ये न्यूयॉर्क में पड़ता है यूएसए के, यह भी आपका किस तरह का गुम्बदाकार पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे को बताया सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपर्दन की शक्तियों के द्वारा जो है निर्मित अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब जानते हैं क्या, अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ हिस्सा हो, यानी कि पहले कभी सभी पर्वत जो वलित पर्वत रहे हैं वो समय के साथ जब कई हजार वर्ष बीत जाते हैं, युगों का अंत होता है, युग परिवर्तित होते हैं, तो वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में आपको मिलते हैं। जैसे भारत में अरावली पर्वत आपने सुन रखा होगा, वो क्या है, वो एक तरह से अवसादित है, वो उसका जो है अवशिष्ट हिस्सा बचा हुआ है, निशेष बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो अपर्दन, अक्षय पर्दन के कारण से वो समाप्त हो जा रहा है, इस नाते अवशिष्ट का उदाहरण है आपको। अपर्दन की शक्तियों के द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपर्दित होकर अवशिष्ट के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है तो उन्हें अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसमें उदाहरण आपको मैंने बताया अभी, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके अलावा आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी आपको है भारत की, महादेव, सतपुड़ा, ये सब जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी घाट जो है, ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ, ये सब जो है अवशिष्ट पर्वतों के अच्छे उदाहरण आपके मिलेंगे, ठीक है। तो भारत में वलित पर्वत आपने देख ही लिया, सबसे महत्वपूर्ण वलित पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों में आपका विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव
कि साथ ही साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी, ये भी कभी आपके और मतलब काफ़ी ऊंचे पर्वत हुआ करते थे। इन समय के साथ धीरे धीरे ये घट के इनकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई। इवन तो पूर्वी घाट की बात करेंगे भारत में, तो बहुत सारी नदियों ने उसको काट छाट दिया है, मतलब बहुत जगह पे कटाव हो गया है, ठीक है। पर पश्चिमी घाट अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में एक तरह से बना हुआ है, यानी पर्वत के रूप में दिखाई देता है आपको, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हैं जटिल या मिश्रित पर्वत, ठीक है। जटिल या मिश्रित पर्वतों के बारे में जब देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या आता है इसमें, जब किसी पर्वत में कई प्रकार की विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं, यानी मतलब वो सिंगल एक विशेषता न लेकर के कई पर्वतों की विशेषता लिए रहता है, तो उसे मिश्रित या जटिल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मिश्रित या जटिल पर्वत नाम से जाना, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण पूर्ण रूप से आग्नेय चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों या बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित अवसादी चट्टानों के शैलों से होता है, ठीक है। इनमें से कई प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसके उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आग्नेय सियरा नेवादा जो है यूएसए का, वो दिखाई देता है आपको, आग्नेय चट्टानों का एक बेहतर उदाहरण आपको मिलता है यहाँ पे। फिर उसके बाद व्हाइट पर्वत है, यह भी आपका यूएसए का है, जो रूपांतरित शैलों से निर्मित है, आपका याद रखिएगा। यूएसए का सियरा नेवादा है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। व्हाइट पर्वत है, रूपांतरित शैलों से जो निर्मित है, ठीक है। एनाकोंडा जो है, यह भी आपका यूएसए का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मतलब जो है निर्मित पर्वत है, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो बच्चों हो गया आपका जितने भी प्रकार के पर्वत आपको पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने आधार पर देख लिया कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कैसे बने हुए पर्वत हैं। और तो इसमें से हम लोगों ने 5 प्रकार के पर्वतों के बारे में उल्लेख कर लिया, जान लिया आज। अब इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी हलचलें हुई हैं और उन हलचलों का क्या, कभी कभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट ये पड़ता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन पर्वतीकरण या अल्पाइन हलचल, ये 4 तरह की हलचलें हुई हैं। और हलचलों के कारण से विश्व के जो तमाम सारे पर्वतों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये सभी पर्वत जो है इन्हीं हलचलों के उपरांत मतलब जो है परिणाम स्वरूप ही निर्मित हुए हैं। ये हलचलें भिन्न भिन्न कालों में घटित हुई हैं। और हलचल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरी जो पृथ्वी है इसमें जब मतलब इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज गतिविधियां होने के कारण से, दबाव पड़ने के कारण से, अब या आपका भ्रंश होने के कारण से, यानी टेंशन और तनाव के कारण से, या बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण से स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण, जो कि क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बहुत तरह के पर्वत बनते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये खिंचाव और टेंशन कैसे आ जाती है, तो इन हलचलों के माध्यम से मूवमेंट, पूरी पृथ्वी में काफ़ी हलचलें हुई, ठीक है। एक तरह से कहिए हलचल का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर घटनाएं कह सकते हैं इसको या हलचल कह सकते हैं। हलचल में यानी कि पूरी पृथ्वी का डिस्टर्बेंस एक तरह से कहिए हुआ, दबाव पड़ा, उस पर तनाव पड़ा, तो बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस तरह के आधार पर 4 प्रकार की हलचलें हुई हैं, चर्नियन हलचल, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतीकरण है, या हलचल कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन आधारों पर आपने, तो ये जो हलचलें आपकी हुई हैं, ये 4 तरह की जो हलचलें मैंने अभी आपको बताया, ये किन किन कालखंडों में हुई है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि किस काल में कौन सी हलचल हुई थी, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो आपका चर्नियन हलचल है, ये सबसे पहली, जैसे पूछता है एग्जाम में कौन कौन सी हलचलें, कुछ 4 हलचलें कौन कौन सी हैं, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए 4। चर्नियन है सबसे पहले, प्राचीन हलचल जो है, फिर उसके बाद कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतीकरण या अल्पाइन हलचल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चर्नियन सबसे पहले, फिर कैलिडोनियन है, फिर हर्सिनियन है, और फिर उसके बाद में अल्पाइन पर्वतीकरण या अल्पाइन हलचल है, ठीक है। 4 तरह की हलचल, चर्नियन, कैलिडोनियन, फिर अल्पाइन, इसके बाद हर्सिनियन, फिर अल्पाइन आपकी है, ठीक है। ये 4 तरह की हलचलें हैं। ये भिन्न भिन्न काल क्रमों में एक व्यवस्थित क्रम में हुई। सबसे प्राचीन काल में, यानी प्री कैम्ब्रियन युग में कह सकते हैं, इसको कहेंगे प्री कैम्ब्रियन युग में, और प्री पैलियोजोइक काल में, या इसको प्री पैलियोजोइक काल कहिए या प्री कैम्ब्रियन युग कहिए, में चर्नियन हलचल घटित हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा उस काल पीरियड में इन पर्वतों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में जो आपका कैलिडोनियन हलचल है, ये पैलियोजोइक काल के सिल्यूरियन काल में, पैलियोजोइक काल बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है, उसमें 2 हलचलें होती हैं, ठीक है। पैलियोजोइक काल में 2 हलचलें होती हैं, कैलिडोनियन और हर्सिनियन, लेकिन उसके कालखंड अलग अलग होते हैं। तो आपका जो कैलिडोनियन हलचल होती है, यह सिल्यूरियन काल, पैलियोजोइक के सिल्यूरियन काल में होती है, पैलियोजोइक के सिल्यूरियन काल में होती है। और
पैलियोजोइक के आपके पर्मियन काल में हर्सिनियन हलचल होती है, पर्मियन काल में हर्सिनियन हलचल होती है। ठीक है, क्या होती है? ये सब दोनों जो है कैलिडोनियन और हर्सिनियन जो है ये किसकी है? पैलियोजोइक काल की ही मतलब पर्वत निर्माणकारी हलचल है। ठीक है, और इसके अलावा सीनोजोइक काल के, ठीक है, पैलियोसीन काल में, सीनोजोइक के पैलियोसीन काल में आपको अल्पाइन पर्वतीकरण की या अल्पाइन हलचल हुई घटित। तो ये काल थोड़ा सा क्रम में आप याद रखिएगा, यहाँ मैंने नोट कर दिया है इस चीज़ को, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बेटा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसके में चर्नियन हलचल में क्या क्या पर्वतों का निर्माण हुआ। और देखिए जो चर्नियन हलचल में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ होगा वो डेफिनेटली क्या होंगे? सबसे प्राचीन पर्वत होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा कि कौन सा पर्वत जो है सबसे प्राचीन है। तो चर्नियन हलचल में स्थित जो निर्मित पर्वत है वो सबसे प्राचीन होंगे। देन उसके बाद में कैलिडोनियन के, फिर हर्सिनियन के, फिर अल्पाइन पर्वतीकरण में जो होंगे पर्वत, जिन पर्वतों का निर्माण हुआ होगा वो सबसे आधुनिक, सबसे नए पर्वतों की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं हम लोग कि चर्नियन हलचल में कौन से पर्वत निर्मित हुए थे। लारेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है, यानी पर्वत। ठीक है, इसके अलावा कार्लियन पर्वत जो है, अल्गोमन पर्वत है आपका, ये जो उत्तरी अमेरिका में ये सब पड़ते हैं पर्वत आपके, ये जो पर्वत निर्मित हुए थे चर्नियन हलचल के द्वारा ही हुए थे। यूरोप के का अगर देखेंगे तो फेनोस्कैंडिया जो पर्वत है यह भी आपका चर्नियन हलचल के द्वारा निर्मित है। और स्कॉटलैंड का आप देखेंगे एंजलेसी पर्वत जो है, एंजलेसी पर्वत है, यह भी चर्नियन हलचल के में ही निर्मित है। और इसमें अगर देखेंगे तो भारत का भी पीछे नहीं है, इसमें भारत में भी है अरावली पर्वत श्रेणी जो कि वलित पर्वत का उदाहरण थी किसी जमाने में, आज जो है उसी पर्वत का उदाहरण लेकर के अपने पास रखी हुई है, वो अरावली पर्वत श्रेणी भी है चर्नियन हलचल में। तो पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, पूछा भी एग्जाम कब से में पूछा है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जो कि आपका चर्नियन हलचल में निर्मित हुई थी। क्लियर? साथ ही आप जानते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की ये मतलब हलचल है आपकी। ठीक है, प्री पैलियोजोइक भी इसे कह सकते हैं। इसके अलावा बेटा है आपका पैलियोजोइक काल के सिल्यूरियन काल में जो निर्मित है आपका या घटित हुई घटना है कैलिडोनियन हलचल या पर्वत निर्माण। तो उसके इसका जो नाम पड़ा है ये भी थोड़ा जान लीजिए। स्कॉटलैंड का जो एक पर्वत है, स्कॉटलैंड के कैलिडोनियन पर्वत जो है उसी के नाम पर इसका हलचल का ही नाम कैलिडोनियन हलचल इसका नाम पड़ गया। ठीक है, स्कैंडिनेविया, ठीक है, और इसके अलावा भारत के विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महादेव, सतपुड़ा अधिकतर अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण के रूप में मिलेगा आपको। ब्राजीलाइट्स भी जो आपका है यह भी आपका इसी से मिलता जुलता मतलब इसी से ही आप संबंध रखता है आपका कैलिडोनियन हलचल से। ठीक है, ये तो आपका होगा कैलिडोनियन हलचल के द्वारा समय में निर्मित पर्वतों की श्रेणी हो गई। अब इसके अलावा देखेंगे बेटा हर्सिनियन पर्वत श्रेणी जो है आपकी, ये क्या है? ये भी पैलियोजोइक काल के पर्मियन काल में घटित हुई थी। इसमें क्या है? ये जर्मनी का हार्ज जो पर्वत है उसी के नाम पर हर्सिनियन पर्वत मतलब जो है पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई थी, जिस नाते हर्सिनियन इसको हलचल या पर्वत निर्माणकारी घटना कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? इसके अलावा अगर देखेंगे ब्रिटेनी पर्वत जो फ्रांस में पड़ता है, तो नाम से देखिए ब्रिटेनी जो पर्वत पड़ेगा तो ब्रिटेन में समझिएगा ये फ्रांस में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे वासजेस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, आल्प्स पर्वत का आंतरिक भाग जो है वो इसी हलचल में हर्सिनियन हलचल में ही निर्मित हुआ था। ठीक है, यूरिजियन वाल्ट जो है योम फ्रेकेन वाल्ट, ये दोनों जो है आपके पर्वत जो है वो हर्सिनियन पर हलचल में ही निर्मित हुए थे। एशिया में अगर बात करेंगे अल्टाई पर्वत है, तियानसान है, और फिर खिंगन जो पर्वत है वो भी इसी के अंतर्गत ही आपका आता है। जुगरियन है तथा तारिम है, तारिम बेसिन है, यूराल है, गोबी के पर्वत जो है इसी के अंतर्गत आएंगे। अपलेशियन पर्वत के भी का जो उत्तरी अमेरिका में जो स्थित है वो हिस्सा भी आपका इसी के अंतर्गत आपका आने वाला है। ठीक है, देन इसके बाद बेटा लास्ट आप लोगों का अल्पाइन पर्वतीकरण, इसका क्या है? इसका जो नामकरण पड़ा है ये आपका यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम से, ठीक है, जो इसका नामकरण किया गया है आल्प्स पर्वत के नाम पे। ठीक है, और देखिए अल्पाइन और आल्प्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आल्प्स जो पर्वत है
वह आपका यूरोप में पड़ता है, और अपलेशियन पर्वत जो है आपका यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपलेशियन पर्वत जो पड़ता है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है पूर्वी हिस्से में, और आल्प्स पर्वत जो पड़ता है यह यूरोप में पड़ता है आपका। ठीक है, आल्प्स पर्वत यूरोप में। तो थोड़ा सा अक्सर लोग जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, अपलेशियन पर्वत और आल्प्स पर्वत। अपलेशियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में है, आल्प्स पर्वत जो है आपका यूरोप में है। तो ये जो अल्पाइन पर्वतीकरण है यह अपलेशियन पे नहीं, आल्प्स पर्वत के आधार पर किया गया है इसका नामकरण। ठीक है, इसके और उदाहरण देखेंगे अगर इसमें, तो रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है अमेरिका के, ये सब अल्पाइन पर्वतकर्ण के अंतर्गत हुए। तो अमेरिका में देखिए पूछ सकता है एग्जाम में कि अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप में देखेंगे तो रॉकीज, एंडीज और अपलेशियन पर्वत के पूछता है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो इन तीनों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन पर्वत क्या, अपलेशियन पर्वत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कौन सी हलचल में हुआ है, ये हर्सिनियन हलचल में निर्मित हुआ है। तो थोड़ा सा इससे आपको जस्टिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे बच्चों, यूरोप के अल्पाइन पर्वतीकरण इसी में हुए हैं। जो इसका आल्प्स पर्वत है, डिनारिक आल्प्स है, ये भी इसी में ही मतलब जो निर्मित पर्वत है। कारपेथीन और पिरनीज पर्वत है, बाल्कन है, काकेसस है, एपियाइन पर्वत है, ये सब जो है किसके हैं, आल्प्स पर्वत के ही उदाहरण है। इसके अलावा अफ्रीका का एटलस पर्वत भी आपका मिलता है। ठीक है, हिमालय और पामीर की गांठ के जो है जागरोस हैं, एल्ब्रूस हैं, कुनलुन है, काराकोरम है, ये जो इस गांठ पामीर के, हिमालय की ये एक तरह से कहिए पामीर की गांठ से ये 4 शाखाएं जो निकली हुई, 3 शाखाएं, उससे निर्मित पर्वतों के बारे में, जागोस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, कुनलुन और काराकोरम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये इसी काल में ही बनी हुई हैं। ठीक है, किसमें, अल्पाइन पर्वतीकरण। इसके अलावा अराकान योमा जो पहाड़ी पड़ती है म्यांमार में, भारत और जो है म्यांमार की सीमा पर स्थित है अराकान योमा, वो भी आप देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वह भी आपका अल्पाइन पर्वतीकरण के समय ही हुआ था। ठीक है, और हिमालय की बाकी 3 पर्वत, बाकी और जो बृहद है, लघु है और शिवालिक हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह भी आपको अल्पाइन पर्वतकरणी के काल में हुई हैं। और अगर बात हर्सिनियन की करेंगे तो हर्सिनियन के बारे में आप जानते हैं, उसके पहले वाली स्थिति जो बनेगी। तो इस तरह से आपने देखा, ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस कालक्रम में बनी हुई है। तो ये चारों हलचलें बिल्कुल आप याद रखिएगा क्रम से, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ठीक है, हलचल, ये 4 प्रकार की हलचलें हैं, किस किस काल में हुई है ये भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पर्वत निर्माण के संदर्भ में काफ़ी अच्छी समझ विकसित कर चुका होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा तथ्य और भी छुटा हुआ हम लोगों का है कि किस महाद्वीप का कौन सा जो है पर्वत सबसे ऊंचा है। ठीक है, किस महाद्वीप का, ये भी हम लोगों के पास है। ये देख लेते हैं, एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, वो कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट चोटी जो है, माउंट एवरेस्ट पर्वत कह सकते हैं आप इसको। इसकी ऊंचाई 8848, जैसे ये नेपाल और तिब्बत की सीमा में स्थित है। एक तरह से कहिए भारत के ऊपरी सिक्किम वाले हिस्से भी भारत के भी हिस्से आएंगे, तो नेपाल तिब्बत में ज़्यादातर इसका विस्तार है, इस नाते नेपाल तिब्बत ही इसको माना जाता है माउंट एवरेस्ट के वाले स्थिति में। और वैसे भी ये माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल तिब्बत वाले हिस्से में ही पड़ेगा। तो यहाँ चोटी की बात हो रही है, इस नाते सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट है। और यूरोप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, माउंट एल्ब्रूस है, जो कि रूस में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किलिमंजारो है जो तंजानिया में पड़ता है। इसकी 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये क्रम में ही आपको लगभग मिलेगा, इसमें से कुछ एक का जो होगा थोड़ा क्रम आपका डिस्टर्ब होगा। यानी अफ्रीका की जो चोटी है वह और ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे। और इसके क्रम में अगर देखेंगे तो कई सारे, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आप क्रम ना जाने, बस ऊंचाई इसको अभी देखें यहाँ पे कैसे है। तो एशिया आपने माउंट एवरेस्ट देखा, यूरोप में आपने माउंट एल्ब्रूस देखा जो कि रूस में पड़ता है। अफ्रीका में देखेंगे किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में आपका पड़ता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे मैकिनले, मैंने बताया था मैकिनले जो अलास्का वाले हिस्से में पड़ता है उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, जिससे उन्होंने रूस से खरीदा था अमेरिका ने, वो वाला हिस्सा अलास्का। तो उत्तरी अमेरिका के मैकिनले में जो उसकी जो ऊंचाई है 6194 मीटर है, अमेरिका के अलास्का में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ जो है वो आपका पड़ता है अर्जेंटीना में, और ये 6962 मीटर ऊंचा है, यानी कि 6962 मीटर जो है ऊंची चोटी है ये।
एकांकागुआ, जो कि पूरी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो क्यू सिस्को जो है वो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपकी 2228 मीटर की ऊंचाई इसकी है। ठीक है, इसके अलावा सबसे लास्ट में हम बात कर लें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करते हैं। उसमें जो आपको मिलेगा विंसन मॉसिफ है, ये सबसे ऊंची चोटी वहाँ की है। विंसन मॉसिफ सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप की और 4892 मीटर है। ठीक है, 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्ट आपको कवर हो चुका है इसका, और ये इसमें इतने तथ्य भी थे जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।